सबसे रिलेटेड कानून केंद्र बनाती है। विषय अनुच्छेद 100 गो बात है। और राज्य सूची से 61 गो विषय है। समवर्ती सूची में 52 विषय, जिसमें केंद्र राज्य दोनों कानून बनाती है। तो हम लोगों को जानना है कि भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। जनगणना कौन कराती है? केंद्र सरकार। सब कुछ ठीक है? बातों को समझिए, ध्यान दीजिए, गौर करिए, और एक एक कर कर के सारी बातें सीखना है, समझना है। तो अभी हम लोग जो देखे कि यह भारतीय संविधान के किस धारा में जनगणना कराने की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार को है, तो 246 के अनुसार, धारा 246। यह संविधान की 7वीं अनुसूची क्रम संख्या 69 पर अंकित है। हम लोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध पढ़ते हैं। तो केंद्र राज्य संबंध जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है, और इसकी क्रम संख्या 69 पर ये बातें अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, मतलब गृह मंत्रालय पूरी कंट्रोलिंग जनगणना कराने की रखती, गृह मंत्रालय के पास जो गृह मंत्री होता है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होते हैं। इसमें 2 गो पद है, एक महापंजीयक का पद और एक जनगणना आयुक्त का पद। देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित कर, इसका काम है निर्देशित करना और जनगणना के आंकड़ों को बताना। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है, क्योंकि 1872 से जनगणना शुरू हो गई थी, लॉर्ड मेयो के समय से। पहली जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में 1872। तो 15वीं जनगणना है, उस समय से जोड़ेंगे। और अगर स्वतंत्र भारत की जोड़ेंगे 1947 के बाद, 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011 7वीं जनगणना है। तो वही कह रहा है स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। और यह जनगणना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2010 से। 2011 की ही जनगणना का अभी तक रिपोर्ट है, समझ रहे हैं ना? तो 2011 की जनगणना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को। सितंबर 2010 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना की बातें कही, यानी जाति आधारित जनगणना कराना है, हर जाति के लोग कितना कितना है। ये बात शुरू में नहीं, जब जनगणना शुरू हो गई 1 अप्रैल 2010 से, तो सितंबर 2010 में क्लियर किया सरकार की ना हमको जाति आधारित भी कराना है। तब पहले बिना जाति आधारित हो गया, समझ रहे हैं ना? 1 अप्रैल 2010 से जून 2011 तक, समझ रहे हैं ना? ये हो गया बिना जाति आधारित। फिर जून से लेके और सितंबर 2011 तक जाति आधारित भी किया गया। जनगणना 2011 के शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका तथा इसका आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बताइए, अगर कहे 2011 के शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब सब कोई ध्यान दीजिए, गौर करिए। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में शुरू की गई। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। और लेकिन उसमें 20% एरिया में जनगणना नहीं हो पाया था, तो पूरे व्यवस्थित तरीका से जनगणना कहेंगे 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। क्योंकि हम लोग जानते हैं लॉर्ड रिपन 80 से 84 तक भारत के वायसराय के पद पर थे, तो कहेंगे 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में जनगणना व्यवस्थित रूप से शुरू हुआ, 10 वर्षीय जनगणना। और 1881 के जनगणना युक्त याद रख लीजिएगा, W. W. प्लोडेन थे।
बातों को हम लोग पढ़े हैं, याद रखिएगा। जनगणना युक्त कौन हो जाएगा? डब्ल्यू प्लोडन। तो 1881 के जनगणना युक्त हो जाएगा डब्ल्यू प्लोडन। वहीं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना चूंकि 1951 में हुई, उस समय जनगणना युक्त आर्य गोपाल स्वामी थे, जो 1949 से 1953 ईस्वी तक जनगणना आयुक्त के पद पर थे। तो सभी को ध्यान दीजिए, बातों को समझिए। अगर हम लोग कहें जनगणना आयुक्त, ठीक है ना, 1881 में कौन थे? तो डब्ल्यू प्लोडन, ठीक है। और 1951 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो कहेंगे R.A. गोपाल स्वामी। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। माने वर्तमान में सबसे पहले जनगणना कौन कराया? स्वीडन के कुछ समय 1.5 लाख जनसंख्या रही होगी, आराम से करा लिया होगा। 1749 के बात है, तब सबसे पहले 10 वर्षीय की हर 10 साल पर कराएंगे, इसकी शुरुआत किया अमेरिका ने 1790 ईस्वी से। 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत की बात करेंगे तो किसने किया? अमेरिका ने। कब से किया? 1790 से शुरुआत किया। और यह जो है 1801 ईस्वी में इंग्लैंड ने जनगणना की शुरुआत की है। इंग्लैंड जनगणना की शुरुआत कब किया? 1801। और अमेरिका जनगणना की शुरुआत कब किया? 1700। अमेरिका जनगणना की शुरुआत किया 1790 से, जबकि पहला जनगणना स्वीडन ने कराया था। याद है ना सबके निको? पहला जनगणना कौन कराया था? स्वीडन। और 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत किसने किया? अमेरिका ने। और इंग्लैंड कब जनगणना शुरू किया? 1801 में। भारत में व्यवस्थित रूप से 1881 में। इसे पहली बार कहेंगे तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। इतना बातें तो पढ़े हैं। देखिए 1838 की में जनसंख्या वृद्धि लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल को पियरे फ्रांकोइस वेरहुल्स्ट ने प्रकाशित किया था। कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि लॉजिस्टिक समीकरण पूरे लॉजिक इस हिसाब से जनसंख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या शिक्षा से लेकर के पूरी संसाधन से लेकर के इन सारी बातों पर निर्भर करेंगे। और कितना जनसंख्या 10 साल में बढ़ेगा या 1 साल में बढ़ेगा, इसका पूरा समीकरण बता दिए 1838 में और पियरे फ्रांकोइस वेरहुल्स्ट ने। तो कहेंगे जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक समीकरण को, मॉडल को किसने पेश किया था? पियरे फ्रांकोइस वेरहुल्स्ट। कौन बोलेंगे? बोलिए तो। पियरे फ्रांकोइस वेरहुल्स्ट ने प्रकाशित किया। पियरे फ्रांकोइस वेरहुल्स्ट ने। बोलिए कौन? पियरे फ्रांकोइस वेरहुल्स्ट ने प्रकाशित किया। अब है कुछ प्रमुख परिभाषा। जनसंख्या घनत्व कैसे निकालेंगे? तो कुल जनसंख्या देश की और कुल क्षेत्रफल देश की बट्टा कर देंगे, निकल जाएगा कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। और लिंगानुपात कैसे निकालेंगे? तो लिंगानुपात निकालेंगे स्त्रियों की कुल संख्या बटे पुरुषों की कुल संख्या गुने 1000। माने 1000 पुरुष पर 1000 पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या कितनी है? 1000 पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो वो निकलेगा कैसे? कुल स्त्रियों की संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या गुने 1000। शिशु लिंगानुपात, तो 0 से 6 साल तक के बच्चियों की संख्या कितनी बट्टे 0 से 6 साल तक के बच्चों की संख्या कितनी गुना 1000। तो शिशु लिंगानुपात निकल जाएगा। माने 1000 बच्चों की संख्या 0 से 6 साल तक के में 0 से 6 साल तक के बच्चियों की
संख्या। अब है साक्षरता दर कैसे निकालें। तो कुल साक्षर जो लिख सकता है अपना नाम पढ़ सकता है, तो कुल साक्षरों की संख्या बटे 7 साल प्लस के जनसंख्या, क्योंकि 7 साल तक नहीं भी अगर पढ़ना लिखना जान रहा है तो बाद में पढ़ना लिखना जान सकता है ना, तो उसको नहीं निकाला जाता है। कुल कितना आदमी पढ़ना लिखना भारत में जानता है बटे 7 साल प्लस की जनसंख्या गुने 100, परसेंटेज निकल जाएगा। दशकीय वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो 10 साल में कितना वृद्धि हुआ परसेंटेज में, तो निकालेंगे। अभी के जनसंख्या कितना है, 10 साल पहले के कितना है, तो अभी वाला में 10 साल पहले के घटा लेंगे तो निकल जाएगा कि इतना बढ़ा, बढ़ा गुने 100 बटे पहल का जनसंख्या। तो वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या बटा पूर्व की जनसंख्या गुना 100, ठीक है ना। शिशु मृत्यु दर कैसे निकलता है, तो यह 1000 बच्चा जन्म लिया, ठीक है, उसमें से कितना बच्चा 1 साल जन्म लेने से लेके 1 साल के अंदर में मर गया, तो 1000 पर शिशु मृत्यु दर कहेंगे। 1000 पर 1000 बच्चा ने जन्म लिया, वो जीवित था जन्म लेने के, समझ रहे हैं ना, और 1 साल के अंदर में कितने बच्चे मर गए, ठीक है ना, तो वह संख्या कहलाती है शिशु मृत्यु दर। प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में, ठीक है ना। जन्म लिया तो उस समय जीवित था, जन्म लेते मर गया उसकी काउंट नहीं करना है, यानी जन्म लेते करने का मतलब कि मरा हुआ ही मतलब जो है मतलब जन्म लिया ही नहीं करने मतलब मर गया, वो बाहर दुनिया में आने के पहले वो मर गया, तो उसको नहीं काउंट करना है। जो आया तो जीवित था, भले 5 मिनट बाद मर गया तो वो भी काउंट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 5 आया तो जीवित था, उसके बाद 5 मिनट बाद मर गया तो वो भी काउंट होगा, ठीक है। लेकिन जीवित नहीं था, मरा ही था, तो उसको नहीं काउंट करेंगे। और 1000 में कितने बच्चे जीवित रहे, जीवित रहे, तो उसको नहीं, एक साल में कितना बच्चा मर गया, 1000 बच्चा में तो हो गया शिशु में, मतलब 1000 बच्चों पर कई बच्चा मरा, वो शिशु मृत्यु दर हो जाएगा। अब है 2011 के जनगणना के तहत पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया गया। हर व्यक्तियों की तैयार किए गए, जिसमें जिसमें आप ध्यान दीजिए, जनसंख्या तैयार किया जा रहा है जिसमें देश की सभी नागरिकों की कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं इससे ऊपर के सभी नागरिकों को बायोमेट्रिक आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। माने तभी से किया जाने लगा कि सभी नागरिकों के 15 गो विवरण, जितना भी व्यक्ति की जनसंख्या हो रही तो 15 विवरण, नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, समझ रहे हैं ना, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, पूरा 15 को पहचान की व्यक्ति है, समझ रहे हैं ना। और जो 15 साल प्लस के है उसके लिए बायोमेट्रिक आंकड़े, यानी पूरी तरीका से उसके जैसे थंब के निशान वगैरह सब लिया जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। मतलब कि 2045 तक जितना जनसंख्या खत्म हो रहा है उतने बढ़े, कहने का मतलब उतने जन्म ले जितना मरे नहीं, समझ रहे हैं ना, उतने जन्म ले जितना मरे, ठीक है, हर साल। तो उस हिसाब से मैंने जितनी जनसंख्या
जैसे मतलब मृत्यु हो 1 साल में, उतने जनसंख्या जन्म लेना चाहिए, तो वो स्थिर हो जाएगा कि नहीं स्थिर हो जाएगा? ठीक है, जैसे हम दो, हमारे दो हिसाब से चलेगा, तो 2 व्यक्ति है, उसे 2 व्यक्ति जन्म लिए, 2 बच्चा जन्म लिया, तो 2 व्यक्ति मरेगा तो 2 व्यक्ति जीवित रहेगा, है कि नहीं? चाहे हो सकता है कि पीछे में अब 4 है, 2 व्यक्ति है, और एक बच्चा एक बच्ची जन्म लिया, ठीक है, तो इसमें हो सकता है वो बच्चा बच्ची पूरा थोड़ी माँ बाप के पहले ही भी मर सकता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, 2 3 भी रहे, 3 से भी तब स्थिर हो जाएगा। हम दो हमारे 2 पर चलेगा तो जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट न जाएगा, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा ना थोड़ा, तो 2 3 तक, ऐसे भी अब लगभग लगभग उतना ही है, समझ रहे हैं ना? आप देखिएगा घर परिवार में 2 से 3 बच्चा अब के समय में किसी के भी जो है 2 4 साल 5 साल में आप देखते होइएगा, तो सबके 2 3 बच्चा माने कि 2 3 बच्चा ही जन्म ले रहा है कि नहीं? अगर लड़का हो गया, लड़की एगो जन्म ले लिया, तब फिर उसके बाद ऑपरेशन हो जा रहा है, फिर आगे फिर बच्चा नहीं होगा, है कि नहीं? तो इस तरीका से आप ध्यान दीजिए, 2045 तक स्थिर हो जाएगा जनसंख्या, समझ रहे हैं ना? माने जित जनसंख्या बढ़ेगी, सामान्य जितना बढ़ गया उतना ही रहेगा, ये लक्ष्य रखा गया है, बात समझ रहे हैं ना? कब लक्ष्य रखा गया? जनसंख्या नीति 2000 के, तो 2000 ऐसे भी हम लोग देखेंगे भी कि 2001 में से 11 के बीच में देखेंगे कि पहले जितना बढ़ा था 91 से 2001 के बीच, उससे कम बढ़ा, 2001 से 2011 के बीच बढ़ा, लेकिन जे रेट से पहले बढ़ता था वो रेट से नहीं बढ़ रहा। आप ध्यान दीजिए, 2001 में जनगणना भारत के प्रशासनिक विभाजन 593, माने 2001 के में जिला था 593 जिला, और 2011 में जिला बन गया 640, यानी कै गो बढ़ गया? 47 गो। 2000 बताइए 2001 में भारत में कै गो जिला था? बोलिए, 593। अभी वर्तमान में कितने जिला है? कितना है बताइए तो? 640, तो कुल कै गो बढ़ा? जिला कै गो बढ़ गया? 47। चलिए ध्यान दीजिए, इधर बातों को समझिए। अब है महान विभाजक वर्ष 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या 10 साल में पहिलका जनसंख्या के हिसाब से घटिए गया। भारत में जनंकिकीय इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है। 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हो गई, यानी 0.31% घट गया। अगर कुल संख्या की बात करेंगे तो 77 लाख, माने परसेंटेज में 0.31% घट गया 1911 से 21 के बीच में। पहला बार ऐसा हुआ, क्योंकि बीमारी, प्लेग बीमारी जो है पूरा भारत में फैला हुआ था 17 से 19 20 21 तक, 1917 18 19 20 21 तक। तो उसके कारण जो है बहुत सारे लोग मरा गया, 77 लाख जनसंख्या कम हो गई। ऐसे सब कल्पना कर रहा था कि फिर कहीं कोरोना के समय में जनसंख्या 100 साल पर घट तो नहीं जाए, लेकिन घटेगा नहीं, ठीक है ना? कोरोना जो एंटीडोट तैयार कर लिया गया। तो महान विभाजक वर्ष किस ईस्वी को कहते हैं? 1921 को, 1921 को।
सर्वाधिक 10 साल में वो तो घट गया, सबसे ज्यादा बढ़ा कब? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, तो 61 से 71 के बीच, 1961 से 71 के बीच उसमें बढ़ गया इतना। बढ़े भी थे, बढ़ गया तो इंदिरा गांधी के बड़ा बेटा सब परेशान हो गया कि कैसे जनसंख्या कम होगा। तो बोला इंदिरा गांधी की संजय गांधी को, बड़का बेटा था, कि जाओ तुम जो है तुम सोचो क्या करेगा, कुछ जिम्मेवारी। तो उसने जो है सब पुरुष के जो है, वो बोला कि चलो एक दो बच्चा जिसको हो जाएगा, एक या दो बच्चा, उसको नसबंदी करा दिया जाएगा पुरुष के ही, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, ठीक है ना। तो इस सब को मैंने उसने शुरू किया था, लेकिन ऐसा सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता ना है कि नहीं हम 2 बच्चा करना चाहते हैं, 3 बच्चा, 4 बच्चा, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए, बातों को समझिए। सबसे अधिक वृद्धि कब हुआ था? 1961 से 71। जनगणना संबंधी कुछ आंकड़ा हम लोगों को जानना है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,000 1,21,08,54,977। चलिए बताइए कितना जनसंख्या दर्ज की गई 2011 के हिसाब से? 1,21,08,77,54,977, माने 1,21,08,54,977। चलिए बोलिए कितना बोले? 1,21,08,54,977, इतना। और जिसमें पुरुष का परसेंटेज 51.47% था और महिला का परसेंटेज में 48.5 थी। पुरुषों की संख्या कितनी? 51.47%। बताइए पुरुषों की संख्या कितनी? 51.47%। महिलाओं की संख्या कितनी? 48.53%। 51.47 है, 48.53। ये नहीं भी याद रखेंगे, इतना याद रखिए कि 1,21,08,54,977। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी हो गई? 1,21,08,54,977। और परसेंटेज पुरुष की 51.47 और महिला की 48.5 थे। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% दर्ज किया गया। कहा जा रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है? 17.5%। जबकि भूमि जानते हैं कितना है? 2.42%। माने जगह है 2.42% भारत की भूमि, समझ रहे हैं ना। और जनसंख्या जो है यह 17.5% है। जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घटकर 1.64% हो गई। पहले जो हर साल जनसंख्या बढ़ जाता था 1.97%, वो कम हो गई 1.64%। अब इस बार और कम होगा, वृद्धि कम होगा, परसेंटेज वृद्धि। ऐसे संख्या तो बढ़ेगा लेकिन परसेंटेज वृद्धि कम होगा। जबकि दशकीय वृद्धि माने 10 साल में 1991 से 2001 के बीच 21.54% जनसंख्या जो है बढ़ी थी। 1991 से 2001 के बीच में इसमें कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो 2001 के बाद जन्म के है? 2001 के बाद किसी का जन्म हुआ है? नहीं ना, सबका जन्म 2001 के पहले हुआ है। यानी सही बात है ना, 2001 के पहले हुआ है, यानी कि सब कोई इसमें 24 साल प्लस के हैं। सही बात है। चलिए अच्छा बात है, झूठ नहीं कोई बोले हैं।
अभी हम लोग बात करें तो 1991 के पहले भी कोई नहीं होंगे, हम भी नहीं हैं, ठीक है ना। तो 1991 के पहले भी नहीं कोई होंगे, तो पहले की बातें हम लोग क्यों करें। अगर बात करें 1991 से लेकर के और 2001 के बीच जनसंख्या जो बढ़ी वो 1 परसेंटेज में हर साल 1.97%। और अगर कहें कि 2001 से 2011 के बीच में 1.64%। दशकीय वृद्धि की बात करेंगे तो 21.54% बढ़ी थी और अभी बढ़ी 17.7%। तब वृद्धि दर क्या है, घटा। ये नहीं कहेंगे कि वृद्धि तो हुआ, लेकिन वृद्धि दर क्या है, घटा। ये नहीं कहेंगे कि नहीं घट गया जनसंख्या, जनसंख्या थोड़ी घट गया, वृद्धि दर घट गया, बढ़े के दर क्या है, घट गया। और नागालैंड की दशकीय वृद्धि न होकर बल्कि ऋणात्मक हो गया। 2001 से 2011 के बीच में नागालैंड की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई। कितना घट गई, 0.6%। जनसंख्या घनत्व जो है 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। यानी 2001 से 1991 से 2001 में 1 वर्ग किलोमीटर में 325 व्यक्ति रहता था जनघनत्व के हिसाब से देखें, और ये बढ़ के अब कितना हो गया, 382। ये बढ़ते ना जाएगा जब तक भारत की भूमि नहीं बढ़े और जनसंख्या स्थिर नहीं हो, तब तक जन घनत्व तो बढ़ते चलेगा। तो जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, कितनी हो गई है अभी, मैंने अभी का मतलब अभी हम लोग करना है 2011 से। 2011 में जनघनत्व कितना हो गया, 382। पहले कितना था, 325। और 1 वर्ग किलोमीटर में इतना व्यक्ति रहता है। लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गई। देखिए सभी कोई, लिंगानुपात 933 से बढ़ के कितना हो गया, 943। 933 से बढ़ करके 943 हो गया लिंगा अनुपात। यानी ये जो है ठीक ठाक स्थिति हुआ। पहले 1000 पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या 933 थी। कितने थी, 933। 10 बढ़ गया, यानी 2011 में 1000 पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या जो है 943 है। कितना हो गया बोलिए तो, 943। अब ध्यान दीजिए, शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष, शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक के 1000 बच्चों की संख्या पर 1000 बच्ची की संख्या, कितनी बच्ची की संख्या है, तो वह जो है 927 से घटकर 918 हो गया। ये चीज ठीक नहीं रहा। 927 से घट के कितना हो गया, 918। और जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या 64.84% था 2001 में, बढ़ के कितना हो गया ओवरऑल, 73%। माने साक्षरता दर बढ़ी 64.84 से 73%। पुरुष साक्षरता पहले था 75.26%, अब बढ़ करके हो गया 82.14%। बताइए पहले कितना था, 75.26%, और उससे बढ़ के कितना हो गया, 82.14%। महिला साक्षरता दर 53.67% से बढ़कर 65.64% हो गया, 65.46%। देखिए अगर कहें महिला साक्षरता जो है 53.67 पहले था, मात्र 53.67,
लेकिन 2011 में बढ़ के कितना हो गया 65.46, जो कि पहले का 2001 के औसत से भी ज्यादा है। वो 64 कितना था 84। अब महिला के 2011 में साक्षरता दर 65.46। समझ में आ रहा है बातें? 64.84 से लेके टोटल 73% हो गए। पुरुष साक्षरता दर 75 था, उसे हो गया 82.14, और महिला साक्षरता दर 53.67 था, उसे बढ़ के 65.46% हो गया। पुरुष एवं स्त्री की साक्षरता दर में अंतर कहेंगे अभी भी 2011 के हिसाब से कितना परसेंट, तो 65-82, इस घटाइएगा 82.14 में से 65.46, तो ये हो जाएगा 16.68% का अंतर है पुरुष और महिला के साक्षरता दर में। कितना का अंतर हो गया 16.68%। अब ध्यान दीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है 60.4%। गांव में रह के सबसे ज्यादा निरक्षर बिहार नहीं है, कौन है? आंध्र प्रदेश। गांव में रह के माने ग्रामीण जनसंख्या में सबसे अधिक निरक्षरता किसकी है बताइए? तो आंध्र प्रदेश राज्य की। गांव में मतलब 60.4%, जो टोटल 73 है, समझ रहे हैं ना? 60.4% साक्षरता है वहां मात्र। शहर में रह के सबसे अधिक गरीब कौन है? तो उत्तर प्रदेश। समझ रहे हैं ना? माने नाम के शहर में है लेकिन पढ़ाई लिखाई के चीज कम है। तो अगर कहे नहीं टोटल भारत के बात करेंगे तब, समझ रहे हैं ना? तो में केका शहर सब में लोग निरक्षर ज्यादा है, तक केका कहेंगे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, शहर में लगभग सबके 80% के आसपास शहर के लोग पढ़ा लिखा रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितना है 75.1% लोग पढ़ा लिखा है शहर में। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। समझ में आ रहा है बातें? गांव में भी रह के सबसे अधिक साक्षर कौन है? केरल। और पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य भी केरल ही है, जो पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। 2011 के अनुसार देश की अनुसूचित जाति एससी के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है। अब अनुसूचित जाति की बात करते हैं। अनुसूचित जाति तो जानते ना है, धोबी हो गया, चमार हो गया, ये सब कौन सी है? ये अनुसूचित जाति के अंतर्गत में। और जनजाति कहते हैं जो पर्वत पहाड़ जंगल दुर्गम परिस्थितियों में जिसका निवास स्थान है, समझ रहे हैं ना? निवास स्थान था, उसको अब धीरे धीरे सामाजिक धारा में लाया गया, तो उसे जनजाति कहेंगे। जैसे हो गया मैं संथाल, बोडो, ठीक है ना? जैसे हो गया इसमें उड़ाव, मुंडा, हो, बिरहोर, ठीक है ना? ये सब जो है जनजाति लोग हैं। तो पहले जाति की जनसंख्या कितनी है? तो जाति तो हर गांव में भी है अनुसूचित जाति, तो 20.14 करोड़ कुल जनसंख्या, जिसमें से अनुसूचित जाति की जनसंख्या जिसमें परसेंटेज निकालेंगे तो 16.6% हो। एससी समुदाय कितना है? 16.6%। 2001 में 16.2% था। तो परसेंटेज में बढ़ रहा है, माने ओवरऑल कम, ओवर दूसरा कोई कम हो रहा होगा तभी नहीं बढ़ रहा होगा। समझ रहे हैं ना? परसेंटेज का मतलब सब तो जोड़ के 100% होना है, तो कोई घटेगा तो कोई बढ़ेगा। तो बाकी जनरल वगैरह ओबीसी वगैरह कम हुआ होगा तो एससी बढ़ा है। एससी कितना? 16.2% था, और 2011 में कितना? 16.6%, माने 0.4% ओवरऑल, बाकी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। एससी
अनुसूचित जाति के लिंगानुपात की बात करेंगे तो 945 है। कहने का मतलब 1000 पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या एससी समुदाय में कितनी है? 945। ओवरऑल 943, तो उसे थोड़ा दूगो और स्थिति ठीक है, खराब नहीं। और इसमें दशकीय वृद्धि 10 साल में कितना परसेंट बढ़ा? तो ओवरऑल वृद्धि 17.7%, याद है ना सबके? नहीं, ओवरऑल देश की बात करें। और एससी समुदाय की वृद्धि 20.8%। 20 कितना 8, माने बाकी सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है। समझ रही है ना? समझ रहे हैं ना? तो अगर कहें कितना 20.8%। अब अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं। अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसमें 10.43 करोड़, यानी 10,43,00,000 लोग जो है अनुसूचित जनजाति है। देश की कुल जनसंख्या का 8.6% अभी है। पहले 2001 में कितना था? 8.2। तो ये तो याद करना थोड़ा आसान होगा। 16.2 था से 16.4 से आई का आधा 8.2 से कितना हो गया? 8.4, 8.6, 0.4 बढ़ा। अब है लिंगानुपात, देखिए 990 है, यानी 1000 पुरुष की तुलना में अनुसूचित जनजाति के महिलाओं की संख्या 990 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए? 990। और वृद्धि दर अगर बात करें तो यह 23.7% रहा। ओवरऑल 17.7, एससी वाला के 20.8 और एसटी वाला के 23.7। कंक्लूजन करेंगे 2 बार 4 बार 5 बार। पहला बार जो पढ़ेंगे कि इतना याद करना पड़ेगा, वो तो मजा आ जाना चाहिए। अच्छा इतना होगा तो इतना, इसी उत्सुकता होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? तो इसमें भारी कहा, आप भारी मन से सोचेंगे कि याद करना पड़ेगा, नहीं, आपको उत्सुकता होनी चाहिए जानने में। अच्छा ऐसा था, इतना से इतना, बस ये पर फोकस करना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यह अनुसूचित जनजाति का जो परसेंटेज में वृद्धि जो हुआ 10 साल में, वो कितना परसेंट हुआ? 23.7%। 2011 के कुल जनसंख्या में अब नगर की जनसंख्या हम लोग देखते हैं। शहर में कै % लोग रहता है? तो 31.2% लोग आज के मैंने 2011 के हिसाब से शहर में। अभी तो ये तो बढ़ गया होगा, ये 35 के आसपास पहुंच गया होगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि लोग शहर में ज्यादा जा रहे हैं। पहले ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, 40 के आसपास पहुंच गया। क्यों? क्योंकि सब जो है शहर में रोजगार के साधन है। ठीक है, तो जहाँ शहर में चला गया, सब चीज अब उसको मिल रहा है, स्वतंत्रता हर चीज है, तो परिवार भी उसका वहीं जाके बस जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करें 31.2% नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या, अंश तो घटा देंगे, 31.2 को घटाएंगे तो 100 में से 31.2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 68.8% ग्रामीण जनसंख्या रहा। वही 2001 में 27.8% था। समझ रहे हैं ना? कितना बढ़ गया? 27.8 से 31.2, है ना? और ग्रामीण शहरी जनसंख्या पहले कितना था? तो घटा देंगे 27.8, तो 71.2%। 72.2%। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है पूरे राज्यों में, वहाँ 6 लाख जनसंख्या है। जितना हम लोगों के
6 लाख, मतलब जितना हम लोगों के क्या कहें वो प्रखंड में हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। जिला तो छोड़ दीजिए, हर जिला में लगभग 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, पटना में 60 लाख, समझ रहे हैं ना। सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना के है, जिला के। तब दो में पूर्वी चंपारण है, समझ रहे हैं ना। 1 नंबर में कौन है, पटना, जो कि माने कि पहुंच गया होगा, यानी 53-54 लाख था, और चंपारण का 48 लाख था, तभी बढ़ के हो गया होगा 60 लाख, 55 लाख, 60 लाख पटना का हो गया होगा, ठीक है ना। तभी ध्यान दीजिए, और ये कितना है, और तो एगो जिला के बराबर क्या कहिए, एगो जिला के पटना के 10% में एगो जो है मुसल्लपुर हाट में जितना जनसंख्या है ना, उतना जो है पूरा सिख, तो वो होगा ना इधर एरिया में सब मिला के 6 लाख नहीं होगा, कम होगा। तो ध्यान दीजिए, 6 लाख जनसंख्या की बात करेंगे, वो राज्य है, उसका नाम क्या है, सिक्किम। और 4 केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या वाला 4 की जनसंख्या से कम भी, सिक्किम से भी कम जनसंख्या 4 केंद्र शासित प्रदेश के, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, दमन दीव, अब तो एक गो जिला बन गया है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में 64,000 जनसंख्या, बात समझ रहे हैं ना। मात्र कितना, 64,000, 1 लाख भी नहीं। तो वो तो हो जाएगा कितना, लगभग जोड़ लीजिए 3-4 गो पंचायत, समझ रहे हैं ना। 4 गो पंचायत जोड़िएगा तो वो पूरा केंद्रशासित प्रदेश के जनसंख्या होगा के का, लक्षद्वीप के। और जो है सिक्किम की जनसंख्या, अंडमान निकोबार उसके बाद है, तब दादर नागर हवेली है, ठीक है। और तब इसके बाद दादर नागर हवेली दमन दीव, एक गो नहीं, इस दोनों को जोड़िएगा, दादर नागर हवेली दमन दीव को, अब एक ना हो गया है दादर नागर हवेली दमन दीव, तो हो सकता है अंडमान निकोबार से ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो बस याद रखना है, सिक्किम, दादर नागर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है ना, कि क्रम से कम जनसंख्या में आ जाएगा। अब है कि 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की नगरों की संख्या सबसे अधिक शहर किस राज्य के में है, सबसे अधिक शहर किस राज्य में है, तो कहेंगे किस राज्य में, मध्य प्रदेश। नगरों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश। सब नगरे, छिंदवाड़ा से लेके, इंदौर से लेके, ग्वालियर से लेके, समझ रहे हैं ना, जबलपुर से लेके, भोपाल से लेके, सब के अधिकांश शहर मतलब है, नगर है सबसे ज्यादा। बताइए कहाँ, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा नगर कहाँ है, मध्य प्रदेश, 2011 के हिसाब। अब हम लोगों को जानना है सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 राज्य। चलिए, तो अभी आप लोग आराम से देखिए, क्लास जो है इसको 9 बजे से भी चल रहा है ना, क्लास तो लगभग 9 बजे चालू कर रहा है, 9 से 10:30 बजे, तो बीच में रटना भी है हम लोग, समझे ना। शाम में करते हैं, शाम में जो चलता है क्लास, आराम से पढ़ाते हैं, फिर बीच में आपको रटने के लिए होमवर्क देते हैं, है कि होमवर्क कर रहे हैं, रटने के लिए आपको काम देते हैं यहीं पर, ताकि जो है आप याद करिए, क्योंकि विविध 4-5 बार कंप्लीट करना है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन। तो इसमें साथ साथ में एक सब्जेक्ट तो हम लोग पढ़ते रहेंगे, और 15 मिनट में कम से कम आपको 15 गो डाटा, ये डाटा जो हम पढ़ा दिए लगभग दिमाग में तो आ ना गया, तो इसको घर पर 20 मिनट देखना है, वो आपका काम है। जो हम पढ़ाएं घर पर नहीं देखिएगा तो कुछ नहीं पढ़े, तो घर नहीं अपना से देखे, पूरा डाटा जो हम पढ़ाएं अपना से नहीं देखे तो समझ लीजिए कि आपका 0 हो गया। और यहाँ पर एक हम होमवर्क देते थे, टेस्ट लेते थे डेली विविध में, एक बार समाप्त भी पूरा किए अभी 2 महीना पहले, लेकिन हम देखे उसमें
कोई पढ़ता ही नहीं था, होमवर्क दे देते थे कि एक पेज पढ़ के आना है, उसमें कहे कि 1% नहीं पढ़ के आता था। आज हम इतना मेहनत करके टेस्ट लिखते थे 1 घंटा में, बस वो टेस्ट लिए वही मिला दिए, बस उतने होता था सबको, और घरे पढ़ के आता नहीं था। तो फिर दोबारा इसको विविध को हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें जैसे कि 40 मिनट हम पढ़ा देंगे, फिर 10 मिनट में आपको देंगे कि 15 को याद करके बताइए, फिर पूछ लेंगे 5 मिनट में। तो ज़्यादा स्टूडेंट है भी नहीं, इतने में 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट, समझ रहे हैं ना। और फिर आगे हम तो कंटिन्यू पढ़ाएंगे। तो वो काम जो है इसमें छुट्टी के बाद अभी से शुरू कर देते हैं, कल करे सो आज करे, आज करे सो अभी। तो अभी विविध निकालिए सभी कोई लुसेंट में, ठीक है, विविध। और 1 से लेकर के आप हमको 15 गो शुरू से, इसको हम क्लासे में याद करवाएंगे, क्या कि हम देख लिए कि होमवर्क दे देते हैं ना सबको कि घरे पढ़ के आओ, कोई पढ़िए के नहीं आता है। तो उसका उपाय यही है कि जाइएगा कहाँ, हम खुद यहाँ पूछेंगे, ठीक है। अभी 1 से 15 10 मिनट समय है आपको, खुद से याद करके हमको बताइए। अभी तुरंत हम 10 मिनट बाद पूछेंगे सब किन्हीं से, एक एक कर करके। 1 से 15 10 मिनट समय आप, समझ में आया बातें। विविध में पेज है 447 में, चैप्टर भारत में प्रथम, ठीक है ना, भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम महिला। 1 से 15 10 मिनट समय।
देखिए अब फिर हम लोग देखते हैं डाटा सभी जनगणना से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी तो हम लोग कुछ बातें सब पढ़े कि जनसंख्या घनत्व क्या है, साक्षरता दर क्या है, नगर की जनसंख्या, नगर के बारे में जाने, ग्रामीण शहरी जनसंख्या, एससी एसटी के बारे में पढ़े कुछ। अब हम लोगों को जानना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। आप कहेंगे 5 याद करने की जरूरत है, तो एग्जाम में 3 तक तो पूछ रहा है कि तीसरा नंबर में कौन है, तो पूछ सकता है चौथा भी, पांचवा भी, इसीलिए 5 से प्लस नहीं। तो लुसेंट में उतनी बातें लिख देता है कि जो पूछता है, इसलिए आपको पूरी डाटा याद रखना, एक भी छोड़ना नहीं। कम से कम 3 गो तो याद रखना है, लेकिन कोशिश करना है कि पांचों याद रहे। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य की बात करेंगे। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य की बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, उत्तर प्रदेश है। एसएससी के हम लोग पढ़े थे कितना परसेंट, 16.8%। जितना पूरा भारत में अनुसूचित जाति है, उतनी जनसंख्या लगभग जो है यूपी की अकेली। कितना परसेंट, 16.51, उससे कमे हुआ। तो भारत भर की बात है ना, एससी की अनुसूचित जाति की। 16.51% पूरे भारत की कुल जनसंख्या का केवल कहाँ निवास करता है, उत्तर प्रदेश में। दूसरा में है महाराष्ट्र, 9.28%। तीसरा में बिहार है, 8.6%। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का पोजीशन कितना नंबर में आता है, 3 में आता है, लेकिन कुछ दिन में 2 में भी आ सकता है। परसेंटेज वृद्धि महाराष्ट्र से ज्यादा कहाँ हो रही है, बिहार में। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, एक में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन हो गया, उत्तर प्रदेश। कितना परसेंट, 16.51%। 2 में कौन हो गया बताइए तो, महाराष्ट्र। कितना परसेंट, 9.28%। 16.51, 9.28 और 8.6, 8.6, 8.6 हो ही गया है, 9.2 पहुंच है कि नहीं, तो पीछे ना हो जाएगा। ठीक है, 1% भी ज्यादा हुआ तो हो जाएगा। तो परसेंटेज वृद्धि लेकिन महाराष्ट्र ज्यादा हो रही है, किस, बिहार की। तो ये तो बढ़ के 9 लगभग पहुंच गया होगा, चाहे 2 में भी आ जाए बिहार। ठीक है, तो 1 में कौन है बताइए तो, यूपी। 2 में कौन है, बिहार, मतलब महाराष्ट्र। और 3 में कौन है, बिहार है। लेकिन जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाला उत्तर प्रदेश तब कौन होगा, बिहार होगा, संख्या में देखा जाए। होगा कि नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र में उतना जनरल कंपटीशन की तैयारी फ्री करता होगा। वो सब जो है अधिकांश के इंजीनियरिंग सेक्टर, चाहे कोई धंधा, आईटीआई होगा, कुछ कर के कोई ना कोई काम धाम कर, बिजनेस कर लेता है, शहरीकरण ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा जो है बिहार और उत्तर प्रदेश, इसीलिए यहाँ के कंपटीशन टफ रहता है यूपी बिहार में। यूपी में पुलिसो जो बन जाता है ना, हम शान एरिया में नाम, समझ रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश में बिहार से ज्यादा माने कि नाम होता है उत्तर प्रदेश में। बिहार यूपी में बहुत वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू सब जगह नहीं है। केरल वगैरह में, कर्नाटक वगैरह में बस सामान्य समझता है कि चलो, समझ रहे हैं ना, माने बहुत अच्छा आना, बहुत माने खराब भी नहीं, मैंने समझ रहे कि सिंपल, चलो हटा। कोई दुकान में 5 लाख का दुकान बिजनेस क्यों ना कर रहा है, 10 लाख का उस बिजनेसों कोई कर लेता है उधर, 10-15 लाख रुपये लगा के, तो वो 25-30 हजार आराम से, 40 हजार कमा लेता। अगर 10 लाख रुपया भी लगा ले, आराम से उधर 30-35 हजार रुपया कमा ले। ठीक है, तो उतना सबके रहता है, लगा लेता है, तो नहीं भी लगाए तो चलो कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी हो गया ना। ऐसा नहीं कि खराब मानता है, सब ठीक मानता है, लेकिन सबसे ज्यादा ठीक यहाँ पर आप 10 लाख रुपया भी लगा लीजिएगा तो भी नहीं चलेगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन उसके लिए
बिजनेस चलता है, परसेंटेज में जो इनकम होता है वही बिजनेस चलेगा वहाँ। तो अगर हम लोग बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 राज्य कौन हो गया बताइए तो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, और तब आंध्र प्रदेश। 7.54% पश्चिम बंगाल की, तब कौन है, आंध्र प्रदेश। तो बोलिए 5 को जनसंख्या वाला राज्य बोल सकते हैं कि नहीं, बोलिए कौन कौन। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या वाला 5 राज्य। तो सबसे पहला तो सिक्किम पढ़िए लिए कि 0.05%, 6 लाख जनसंख्या। कि 0.09% मिजोरम, कि 0.11%, 0.5, 0.9, 0.11 और 0.12, 0.12 नहीं सीधे 12, ठीक है ना। अच्छा 0.11 हो गया, वो 12 हो गया, 0.5, 9, 5, 9, 11, 12 है ना। तो कौन कौन, सिक्किम, मिजोरम, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, तब कौन है, गोवा, गोवा की भी जनसंख्या कम है, तब कौन, नागालैंड। तो टॉप 4 कम जनसंख्या, टॉप 5 कम जनसंख्या वाला राज्य बोल सकते हैं ना। चलिए बोलिए तो कौन कौन, सिक्किम, तब मिजोरम, तब अरुणाचल प्रदेश, तब गोवा और तब नागालैंड। देखो तो कम है, वो में जनसंख्या कम ही हो गया इसका, पता है ना कितना, 0.6%, कम हो ना गया। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन हो गया था, उत्तर प्रदेश, 19,98,12,341, लगभग 20 करोड़ उस हिसाब से जन, 11 के हिसाब। और बिहार में बिहार में उस समय के हिसाब से 8 कितना करोड़ था, 11 करोड़ के आसपास, देखेंगे सभी। न्यूनतम जनसंख्या अगर बात करें वाला राज्य सिक्किम है, मात्र 6,10,577, 6,10,577। अब है दशकीय वृद्धि, सबसे ज्यादा 10 साल में जो बढ़ा है को जानते हैं। तो मेघालय 27.9%, ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा भारत की परसेंटेज दशकीय वृद्धि 17.7, याद है ना, 2001 से 2011 के बीच कितना, 17.7%। लेकिन मेघालय का, सब राज्य के ना जोड़ के उतना हुआ हो, लेकिन मेघालय की बात करेंगे वो 27.9%। वही जगह नागालैंड में जनसंख्या कम हो गया, बात समझ रहे हैं ना। अब बगले में मेघालय में मेघों की बारिश में ये सब जनसंख्या बढ़ा लिया, समझ रहे हैं ना। कौन बढ़ा लिया बताइए, मेघालय। मेघालय की कितना बढ़ गया, 27.9%। और अरुणाचल प्रदेश के 26%, तुम में परसेंटेज में अरुणाचल प्रदेश भी बढ़ा है, लेकिन फिर भी वो जनसंख्या में कितना है, नीचे से तीसरा है, पता है ना। लेकिन वो भी सोच रहा है थोड़ा बढ़े। तो ध्यान दीजिए, पहले मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, तब बिहार। देखिए सब बढ़वे करेगा तो वही हो गया ना, मुँह मुटैयन त लोढ़ा हो, मैंने वो बढ़बो करेगा तो कितना बढ़ेगा, 6 लाख है, परसेंटेज में बढ़ेगा तो 7 लाख होगा। लेकिन यहाँ सीधे 10 करोड़ होगा तो सीधे 25% बढ़ेगा, तो सीधे हो जाएगा कितना बता दीजिए, 12.5 करोड़ ना होगा, रहेगा 25%, करोड़ों करोड़ों में बढ़ेगा। वहां पर 1,10,000 बढ़ेगा, यहाँ करोड़ों में बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, बिहार 25.4%, ओवरऑल वृद्धि 17.7 है, लेकिन बिहार के कितना है, 25.4%। तब है जम्मू कश्मीर 23.6, और तब है मिजोरम का भी, अरुणाचल प्रदेश भी बेचारा दूसरा नंबर में है, मिजोरम पता है ना। एक में कौन, सिक्किम, दो में कौन, दो में कौन तो मिजोरम, 3 में अरुणाचल प्रदेश, 4 में
चार में गोवा, 5 में नागालैंड, और इधर बढ़ा जो है परसेंटेज में, 1 में कौन? मेघालय, 2 में कौन? अरुणाचल प्रदेश, 3 में कौन? 3 में बिहार, 4 में जम्मू कश्मीर, 5 में मिजोरम। दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य, दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य, न्यूनतम दशकीय माने सबसे कम बढ़ल है, माने सबसे कम तेगो तक घटिए गया। कौन घट गया बताइए? नागालैंड। वो कितना? 0.6% घट गया। तब केरल है, केरल समझदार लोग हैं, वहां पर परसेंटेज वृद्धि कितना? 4.9%। और गोवा 8.2%। एगो तो गोवा पहले से कम है, टॉप 4 में है ना, चौथा नंबर में, चौथा नंबर में है ना गोवा, टॉप 4 में जनसंख्या में। अहू में बढ़ रहा है, कम में तो और कम में हो जाएगा, समझ रहे ना? तो 8.2%, यानी नीचे से जेका बढ़ोतरी हुआ है। और तब है आंध्र प्रदेश कितना? 11%। आंध्र प्रदेश लेकिन जनसंख्या अगर बात करें कितना नंबर में है? वो जो है 5वां। जैसे अब ये अलग हुआ तेलंगाना, तब उसके हिसाब से जनसंख्या वहां पर भी कम होगा। और सिक्किम 12.9%, पहले से ही कम है, सबसे कम। आहू में कम में भी सब नीचे से 5वां नंबर में आ रहा है बढ़ावे में, जनसंख्या बढ़ावे में नीचे से कितना में आ रहा है? 5वां नंबर में। और सबसे अधिक जनसंख्या भी कम है। डाटा कंक्लूजन कर रहे हैं ना? सबसे कम वृद्धि कहाँ हुआ? नागालैंड में, ठीक है, तो घट गया। फिर उसके बाद कहाँ? केरल में। तब उसके बाद कहाँ? गोवा में। तब उसके बाद कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तब उसके बाद कहाँ? तो सिक्किम। अब हम लोग देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 5 राज्य, माने कौमे जगह में ज्यादा लोग रहता है, समझ रहे हैं ना? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य में बिहार आता है 1 नंबर। माने कि जमीन कम है और लोग जाते। तो 1 नंबर में कौन है? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है ज्यादा, लेकिन वहां जमीन भी है, समझ रहे हैं ना? तो अगर बात करें बिहार में जमीन कम, जनसंख्या ज्यादा, इसलिए बिहार में जमीन को लेकर देखते हैं मारपीट होता है खूब, ठीक है। ऐसी मानसिकता बन गई है, एक धुर जमीन, एक धुर क्या कहिए, एक बित्ता चाहे इधर उधर भी जमीन हो जाएगा। और लड़ाई किससे होता है? अपना ही भाई बंधु से। दूसरा कोई ऑस्ट्रेलिया के आदमी से लड़ाई होता है? ऑस्ट्रेलिया के आदमी के क्या मतलब है? यहाँ पर अपने ही भाई बंधु से ई लेकर के ईगो हो जाता है। कोई इतना, ये खाली ई ईगो नहीं है, कोई इतना हिम्मत हो गया, औकात हो गया कि हमको कम समझ रहा है। अगर ये मान ले कि नहीं क्या हो गया 4,000 के, ठीक है ना, अगर ये सोच ले 2,000 4,000 की जमीन नहीं रहता है, थोड़ा सा बस एक ईटा इधर उधर, बात के बात खाली सब लड़ लेता कि नहीं। अगर उसका बात कैसे रह जाएगा, मेरा बात, तो यह शिक्षा ही ना है, माने ये मूर्खता ही है कि नहीं मूर्खता? वो 4,000 रुपया 5,000 के बदले 20 लाख रुपया केस में किसी का सर फाड़ के उतना नुकसान कर लेगा, समझ रहे हैं ना? 2,000 4,000 रुपये के लिए 5,000 रुपये के नुकसान कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि चलो अपना ही भाई है दे दे तो क्या हो जाए। ये जो ऐसा नहीं है, शुरू में ये बच्चा लोग ऐसे करता होगा, तब बड़ा भाई चाहे छोटा भाई नहीं अपने बड़े भाई को चलो हटा भैया क्या हो गया में कर, लेकिन बड़ा होने पर वही नहीं में नहीं ऐसे कैसे, तो ये मूर्खते ना है। इसलिए कहने का मतलब पढ़ा लिखा आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और बिहार के जन घनत्व की बात करेंगे, कितनी है? 1106। अगर 1 वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति को कहें कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितना रहेगा, 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा, तो कई गो व्यक्ति रहना होगा उसमें? 1106। और 2 में कौन है? पश्चिम बंगाल। अभी क्षेत्रफल बड़ा नहीं है,
और जनसंख्या में चौथा नंबर में है ना पश्चिम बंगाल, पढ़े है ना, तो वो भी 1028 है, कम नहीं है पश्चिम बंगाल। कितना है बोलिए तो 1028। ये कोई सोचेंगे कि नहीं यहाँ से छोड़ देते हैं, यहाँ जमीन नहीं है तो कहीं और जाके खरीद लेंगे, कहूँ जाइएगा तो खरीदना पड़ेगा, जमीन कहीं भी फालतू के नहीं है, ठीक है ना। समझिए जहाँ है वहीं पर रहिए, अच्छा से मेहनत करिए, संघर्ष करिए। ये 1028 गो व्यक्ति है। केरल में कितना 860 है, उत्तर प्रदेश में 829, उत्तर प्रदेश तो केरल से भी कम है, 829, ये कितना है 1106, और उधर कितना है 829, यानी लगभग उत्तर प्रदेश में जमीन ज्यादा है, ज्यादा बिहार के अपेक्षा सबके पास, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी के वैल्यू कहाँ पर हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जमीनों नहीं है, और उसके बाद जो है जमीन भी कम है, तो सरकारी नौकरी का वैल्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ। इसलिए कोई ना कोई सरकारी नौकरी करना है, और कम जमीन है, मारपीट भी ज्यादा होगा उतने जमीन के लिए, तो पुलिस वुलिस में चल जाइएगा तो एक्स्ट्रा पैसों होगा सबसे ज्यादा, होगा कि नहीं होगा। कम जमीन है, ज्यादा लड़ाई झगड़ा कौन चीज के लेकर होता है, जमीन के लेकर के, ठीक है ना। ज्यादा जमीन वाला नौकरी नहीं पसंद करता है, वो जैसे अब करने लगा है, अब पहले नहीं करता था, अब तो 20 बीघा जमीन भी है ना, हम तो देखे कबाब मुखिया है, समझ रहे हैं ना, वो ग्रुप डी के फॉर्म का बेटा भरा के बता रहे हैं आपको सही। तो हाँ, अब भरने लगा है कि ग्रुप डी हो जाए, चपरासियो हो जाए, कहीं ना कहीं झाड़ू पोछा लगाना 20,000 रुपया 30,000 रुपया, समझ रहे हैं। तो ये कही 20 बीघा भी जिसको जमीन है, 20 बीघा की बात कर रहे हैं, वो भी चाहता है कि कोई ना कोई सरकारी नौकरी 50, क्योंकि आपको बता रहे एक्चुअल 20 बीघा जमीन है ना, 20 बीघा, तो 30,000 रुपया जो है, 30,000 से 35,000 रुपया, वो जो है 20 बीघा जमीन है तब, अच्छा साल भर की बात कर रहे हैं, 2 बीघा जमीन है तो उसको साल भर में काट छाट करके 30,000 रुपया, 2 बीघा जमीन है साल भर में, समझ रहे हैं ना। आप जोड़ लीजिए अढ़ाई, लगभग 20, अढ़ाई जोड़ लीजिए, नहीं 2 से 15 गुना कर दीजिए, तो 20 में 10 से गुना कर लीजिए, 2 लाख से 3 लाख रुपया वो ज्यादा से ज्यादा खेती बाड़ी से अन्न सब मतलब खेती बाड़ी करके मजदूर वगैरह के सब दे करके, ठीक है ना, यानी 10 से 15 हजार रुपया उसको महीना है, समझ रहे। 20 बीघा जमीन है तो 15,000 का महीना वो ला सकता है। तो बताइए वो क्यों नहीं चाहेगा कि हमको नौकरी हो जाए 40,000 का, 45,000 का। इसलिए आप ध्यान दीजिए, नौकरी का वैल्यू है। बिहार में कितना 1106 जनसंख्या घनत्व, पश्चिम बंगाल में 1028, केरल में 860, उत्तर प्रदेश में 829, और हरियाणा में 573, बहुत कम है। फिर भी देखिए पांचवा आते आते 573 हो गया है, एक दुगुना, 573 के दुगुना करिएगा ना, लगभग पहुंच जाएगा 1106। तो सब जगह जमीन के मारा मारी नहीं है, समझ रहे हैं ना। हर जगह जमीन के इतना अकाल नहीं पड़ल है जितना अकाल बिहार में पड़ल है, ठीक है ना। तो अगर बात करें कि इसलिए कमा करके जमीन खरीद लीजिए, बिहार में विशेषकर जमीन सब व्यवसाय खत्म हो जाएगा, तब एक व्यवसाय अभी लग ना रहा है जमीन में फायदा नहीं है, लेकिन देखिएगा 200 साल बाद, 300 साल बाद, समझ रहे हैं ना, जिंदा रहेगा आदमी, जरूर रहेगा, कई साल से रह रहा है तब बाद में भी रहेगा, तब देखिएगा उस समय सारा व्यवसाय खत्म हो जाएगा, सब कृषि पर निर्भर करेगा, खेत अनाज जो है महंगा सब बिकेगा, और सब का बच्चा सोचेगा कि नहीं खेती बाड़ी करें, ऐसा दिन आएगा देख। इसलिए जमीन का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनाज का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बिहार की बात करेंगे तो कितना 1106 जनसंख्या घनत्व, तब कौन पश्चिम बंगाल 1028, तब कौन केरल 860,
तब कौन? उत्तर प्रदेश 829। तब कौन? हरियाणा। देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला 5 राज्य, एक का जनसंख्या घनत्व कम है, अरुणाचल प्रदेश 17। कितना है बताइए? तो आप भी कहेंगे 1 वर्ग किलोमीटर में 17 ही गो व्यक्ति रहेगा, तो वहां पर जंगल है, समझ रहे हैं ना, ज्यादा 85% जंगले है, जंगल है 80% के आसपास, तो जंगल में थोड़ा ही कोई रहेगा, जंगल में रहेगा तो जानवर खा जाएगा, बस समझ रहे हैं ना, जंगल में तो रह नहीं सकता है। आप ध्यान दीजिए, तो जितना है लेकिन इनमें भाग हो गया उसमें भी कि जंगलों में रहेगा, समझ रहे हैं ना, जनसंख्या घनत्व में तो जंगलों ने जोड़ लिया। तो 17। तब कौन है बताइए? मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115, नागालैंड 119। चलिए बोलिए एक में कौन हो गया? सिक्किम। कितना हो गया बताइए? नहीं, अरुणाचल प्रदेश कितना? 17। 2 में कौन? मिजोरम। कितना? 52। 3 में कौन? सिक्किम। कितना? 86। यानी 17, 52, 86। 17, 100 से नीचे कै गो है? 3 गो है। 17, 52 और 86। 17, 52 और 86। 17 में कौन? अरुणाचल प्रदेश। 52 में कौन? मिजोरम। 86 में कौन? सिक्किम। और 115 में कौन? मणिपुर। और 119 में कौन? नागालैंड। ठीक है, तो रहने दिया जाए क्या? तो याद करके सभी इसको कम से कम, ये तो हम पूछेंगे नहीं आपसे, अपना ड्यूटी है घरे जाके 20 मिनट देख लीजिए। अब विविध हम पूछेंगे डेली यहाँ।